हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर पृष्ठ रसायन के पार्ट 2 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्प्रेरण। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए, उत्प्रेरण को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि आप जानते होंगे कि अगर हाइड्रोजन गैस को ले लिया जाए कहीं पर और इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए तो इससे क्या बनता है आपका, इससे बनता है जल। इन दोनों की क्रिया से बनता है जल। ये देखिए, बैलेंस करेंगे तो ये वाला रिएक्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन गैस आप कहीं लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और आप उनको जब मिला देंगे तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं जल। लेकिन आपको बता दें कि ये इनके और इनके बीच के जो अभिक्रियाएं यानी क्रियाएं हैं वो इतनी धीमी होती हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ कि आप एक पात्र में ढेर सारा हाइड्रोजन और ढेर सारा ऑक्सीजन मिला के रख दिए तो ऐसा होगा कि आपको सालों बाद वहां पर एक आध दो बूंद जल मिलने वाला है। मतलब बहुत रिएक्शन तो होता है लेकिन इतना स्लो होता है कि होने में कई साल लग जाएंगे। तो ये रिएक्शन इतना स्लो है, लेकिन अभी इसी पात्र में, जिस पात्र में इसको रखे हैं उसी पात्र में थोड़ा सा डाल दिया जाए प्लेटिनम या प्लेटिनम ब्लैक, तो जैसे ही थोड़ी मात्रा में इसमें प्लेटिनम डाल दिया जाता है, जो रिएक्शन सालों में होना था वो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है और कुछ ही मिनटों में सारा का सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह एक और रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो आप फेमस, आप बहुत ज्यादा उसको जानते होंगे। जैसे आपने देखा होगा चीनी C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है जिसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं। लिख दे रहे हैं, ये हो गया सुक्रोज। और अगर आप इसको क्या करते हैं कि जल के अंदर घोल देते हैं, ये हमने इसको जल के अंदर घोल दिया, ये जल के अंदर घोल दिया, तो आप जानते हैं कि जब ये जल के अंदर घुलता है तो घुलने के बाद ये धीरे धीरे टूटने लगता है दो भागों में, C6H12O6 और प्लस ये टूटता है C6H12 और O6। नाम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग जानते होंगे। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। तो ये इन दो भागों में टूटने लगता है, ठीक है। ये भी जल में होते हैं घुलनशील। तो अब सिंपल ये जानते होंगे कि आप जब चीनी को जल में घोल कर रख देते हैं तो इसके बाद वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि इसकी टूटने की दर इतनी धीमी होती है कि पूरा का पूरा सुक्रोज टूटने में कई घंटे का समय लग जाता है, यानी कई घंटे बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ी मात्रा में किसी अम्ल का प्रयोग किया जाए, अम्ल को हम यहाँ H+ से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, या कोई अम्ल लिख ही दे रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर H2SO4 का हम प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी भी अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में जब यहाँ हम अम्ल का प्रयोग करते हैं तो जो कुछ घंटों में ये टूट रहा था, अब ये कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा सुक्रोज किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। पूरा का पूरा इसमें कुछ ही मिनटों में बदल जाएगा। और एक खास बात और आपको बता दें कि ये जो बीच में हमने प्लेटिनम या जो H2SO4 मिलाया है, ये रिएक्शन में भाग भी नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटिनम रिएक्शन में भाग लेगा, ये भाग ही नहीं लेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप इनमें रिएक्शन में जो ये पात्र में है, इसमें अगर आपने रिएक्शन होने से पहले अगर प्लेटिनम अगर आपने डाला है 2 ग्राम, अगर आप 2 ग्राम डाले हैं तो रिएक्शन होने के बाद भी जब जल बन जाएगा तब भी प्लेटिनम की मात्रा कितनी रहेगी, 2 ग्राम। ये चीज दर्शाता है कि प्लेटिनम जो है रिएक्शन में भाग नहीं लिया है, क्योंकि उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा में परिवर्तन मिल जाएगा, यानी ये सब गायब हो जाएंगे और इनकी मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन प्लेटिनम वैसे ही रहेगा और उसी रूप में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने डाला था उसको जो है कि बड़ा पीस और उसमें जाके वो छोटा छोटा पीस हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जिस तरह आप उसको डालेंगे सेम उसी परिस्थिति में वो पड़ा रहेगा और उतनी ही मात्रा में। उसी तरह आप यहाँ जितना H2SO4 डालेंगे, रिएक्शन पूरा होने के बाद ही आपको उतना ही H2SO4 मिल जाएगा।
तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये चीज देख रहे हैं कि इन दोनों की वजह से इस अभिक्रिया का वेग बढ़ भी गया और इन्होंने अभिक्रिया में भाग भी नहीं लिया। तो यही जो आपके ये प्लेटिनम और जो H2SO4 है यहां पर, ये दोनों जो है ये अभिक्रिया में भाग भी नहीं लिए और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी दिए, तो इनको ही हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। ध्यान दीजिए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। ये कहलाएंगे उत्प्रेरक। इंग्लिश में हम लोग इनको कहेंगे कैटेलिस्ट। और यहां पर ये जो प्रक्रिया हो रही है, उत्प्रेरक हम लोग डाल के जो ये अभिक्रिया का वेग बढ़ा दे रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। इसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि आखिर उत्प्रेरण क्या होता है। तो सिंपल यही है आपका उत्प्रेरण। आप यहाँ परिभाषा भी उसकी देख सकते हैं। आगे चलते हैं और उत्प्रेरण के बारे में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेरण के तमाम एग्जाम्पल हैं, तो और भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एक फेमस और एग्जाम्पल है कि जब हम लोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, इस रिएक्शन का खास महत्व है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं द्वारा अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं अमोनिया बनाने के लिए हम लोग N2 गैस का यूज करते हैं और प्लस इसमें ले लेते हैं H2 गैस, और ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पर बन जाता है NH3। ये 2 होता है और यहाँ पर हो जाता है 3। तो ये हैबर विधि द्वारा यहाँ अमोनिया का प्रयोग बनाते हैं। और आपको बता दें कि अगर सामान्य परिस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये अमोनिया बनता नहीं है, इसकी दर बहुत कम होती है। तो इसीलिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आयरन का। देखिए यहाँ, तो ये भी आपने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन है, ये अभिक्रिया के वेग को तो बहुत कई गुना बढ़ा दे रहा है, तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ी मात्रा में मोलिब्डेनम मिला दिया जाए, ये क्या है, एमओ मोलिब्डेनम। आयरन के साथ थोड़ी मात्रा में मोलिब्डेनम जब मिला दिया जाता है तो ये अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाता है, कई गुना और बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ये आयरन मिलाए थे तो ये उत्प्रेरक का काम कर रहा था, अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहा था, लेकिन हम लोग मोलिब्डेनम मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाता है। तो अब ये मोलिब्डेनम क्या है। और एक चीज और देखा गया कि अगर ये आयरन को हटा दिया गया, केवल यहाँ पर क्या डाला गया, मोलिब्डेनम, केवल और केवल मोलिब्डेनम डाला गया, आयरन हटा दिया गया, तो ऐसे समय देखा गया कि अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि अभी रिएक्शन हो रहा है और इसमें मोलिब्डेनम, केवल मोलिब्डेनम मिला दिया गया तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन आयरन मिलाने के बाद जब अभिक्रिया का वेग बढ़ गया और वैसे समय जब मोलिब्डेनम मिलाया गया तो देखा गया कि अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ गया। तो अब ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो अभिक्रिया के वेग को तो प्रभावित नहीं करते लेकिन उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा है लेकिन उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा रहा है, यानी जब उत्प्रेरक यहाँ काम करेगा तभी ये आएगा तो वेग बढ़ाएगा, यानी उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं वे सभी के सभी पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। इनको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। लिख दे रहे हैं, ये आपका कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक। कैटेलाइटिक प्रमोटर्स इनको कहते हैं। ये क्या है, आपके प्रमोटर हैं जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि जो प्रमोटर या जो वर्धक होते हैं ये केवल उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाते हैं, ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं, यानी केवल आप इनका प्रयोग करेंगे तो अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए एक और चीज है, अभी अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं N2 प्लस 3H2, केवल ऐसे रिएक्शन लिख रहे हैं और यहाँ पर हो गया 2NH3। अभी क्या किए कि इसमें आयरन मिला दिए, अब अभिक्रिया का वेग आयरन मिलाते हैं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। लेकिन कहीं से इसमें थोड़ी मात्रा में आपने मिला दिया H2S गैस, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और जैसे इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलाएंगे जो अभिक्रिया का बढ़ा हुआ वेग था वो फिर से कम हो जाएगा। उत्प्रेरक डालने के बाद भी अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन सल्फाइड डालते ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक चीज और जानिए, अगर आयरन न डाल के केवल हाइड्रोजन सल्फाइड डाला जाए इसमें तो अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक बार आयरन डाल दिया गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, अब ऐसे समय हाइड्रोजन सल्फाइड जब जाती है तो वैसे समय अभिक्रिया का वेग पुनः क्या हो जाता है, घट जाता है।
मतलब सिंपल सी बात है, ये अभिक्रिया के वेग को नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये किसको प्रभावित कर रहा है? उत्प्रेरक की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। और ये चूंकि उत्प्रेरक की शक्ति को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, तो ये आपके उत्प्रेरक की शक्ति को घटा दे रहा है। ये उत्प्रेरक की शक्ति को क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को क्या करते हैं? घटा देते हैं। उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक विष, या इसी को हम लोग कहते हैं विषकारक। इंग्लिश में कहते हैं कैटेलाइटिक पॉइजन्स। पॉइजन्स कहेंगे क्योंकि ये क्या है? विष है। कैटेलाइटिक पॉइजन्स है ये, क्योंकि ये उत्प्रेरक की शक्ति क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जाने के बाद आयरन की शक्ति को नष्ट कर देगा, और जो वेग बढ़ाने का इसका कार्य था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया उत्प्रेरण के बारे में। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्प्रेरण क्या होता है, और साथ में आपने ये भी समझ लिया कि उत्प्रेरक क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर आपने तमाम कैटेलिस्ट के बारे में जान लिया, प्रमोटर को भी जान लिया, और आपने पॉइजन्स को भी जान लिया, ये सारी चीजों को जान लिया। अब हम लोग उत्प्रेरक जो है, ये जो उत्प्रेरक हैं, इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिससे आपका जो है कि इनके बारे में या उत्प्रेरक के बारे में आपको और अधिक जानकारी हो जाए। तो सिंपल आप उसको अपने स्क्रीन पर देखेंगे अभी, और स्क्रीन पर देख के आसानी से उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली विशेषता या पहला लक्षण जो है वो ये है कि उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरक होता है, उसका उत्प्रेरक की क्रिया में उसका रासायनिक संगठन और उसकी मात्रा जो होती है वो अपरिवर्तित होती है। उसका रासायनिक संगठन और उसकी जो मात्रा होता है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब कहने का यही मतलब है कि जब अभिक्रिया कोई हो जाती है तो उस अभिक्रिया में जितना आप उत्प्रेरक की मात्रा पहले डाले रहेंगे और जिस रूप में डाले रहेंगे उसी रूप में आपको वो बाद में भी मिल जाएगा। दूसरा लक्षण देखिए, दूसरा लक्षण है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। मतलब थोड़ी मात्रा, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा उत्प्रेरक डालेंगे तभी वो वेग बढ़ेगा। थोड़ी मात्रा में वो उत्प्रेरक का कार्य बहुत तेजी से होने लगेगा, ज्यादा मात्रा डालने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा यह है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी नहीं है कि कोई अभिक्रिया हो नहीं रही है और उत्प्रेरक डाल दें आप तो होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, यानी कोई अभिक्रिया पहले से हो रही है तो उत्प्रेरक बच जाएंगे और उसके वेग को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगला जो है लक्षण वो है कि उत्प्रेरक जो होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। उत्प्रेरक जो होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। विशिष्ट प्रकृति का यही मतलब होता है कि जैसे कोई रिएक्शन है और उसके लिए एक उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरक आप यूज कर रहे हैं जो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाएगा, वो केवल वो उसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में सक्षम है। जैसे आपने देखा कि प्लेटिनम जो है कि ये जो है जल वाली जो अभिक्रिया है उसको उत्प्रेरित कर रहा है, तो अब जरूरी नहीं कि वो अमोनिया वाले के लिए उत्प्रेरित करे, क्योंकि अमोनिया में देखिए आयरन का प्रयोग किया गया है। तो यही चीज होता है कि मतलब कि उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है, उत्प्रेरक जो होता है वो विशेष अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला लक्षण देखिए, उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है, मतलब कहने का यह मतलब है कि कोई अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो दोनों तरफ हो रहा है, तो ऐसे समय ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक जो है कि केवल जैसे दोनों तरफ अभिक्रिया होता है, जैसे आपने अमोनिया का एग्जांपल देखा था तो उसमें देखा था कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रहा है, उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा है। तो उत्प्रेरक ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही दिशा की अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा, बल्कि वो क्या करेगा? वो दोनों दिशाओं के अभिक्रियाओं का वेग समान रूप से क्या करेगा? बढ़ा देगा, बहुत दोनों दिशाओं का बढ़ाएगा, कभी एक दिशा का नहीं बढ़ाता है, यानी कि वो साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। अगला जो है, अगला पॉइंट है उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई उत्पाद बना रहे हैं और उत्प्रेरक डाल के जल्दी जल्दी बना रहे हैं तो उत्पाद आपका खराब निकल जाए या उसकी प्रकृति बदल जाए या उसमें कुछ दोष या कुछ बदलाव हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा पहले उत्पाद निकलता था वैसा बाद में भी निकलेगा। अगला है कि सूक्ष्म वितरित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्प्रेरक जो होता है जब उसको हम लोग सूक्ष्म बारीक चूड़ के रूप में या उसको छीलन के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है आपका पावरफुल या प्रभावशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्प्रेरण की जो क्रिया होती है वो उत्प्रेरक की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होती है, यानी उसके सतह पे होती है, और उसके सतह पे होती है तो जब आप उसको बारीक चूड़ या छीलन के रूप में डालते हैं तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिस पर उस पर होने वाली क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं और आपका उत्प्रेरण की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही चीज है, इसीलिए आपने प्रयोगशाला में देखा होगा कि कहीं भी उत्प्रेरक के लिए जो भी डालते हैं तो वो चूड़ के रूप में या छीलन के रूप में डालते हैं। देखेंगे आप तमाम चीजों को उत्प्रेरित किया जाता है तो वहां आपको छीलन मिल जाएगा प्रयोगशाला में आपके। अगला जो है पॉइंट वो है कि ताप वृद्धि से उत्प्रेरक की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। देखिए उत्प्रेरक की क्षमता जो होती है वो ताप वृद्धि से क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक निश्चित ताप बढ़ाने के बाद एक निश्चित ताप से अधिक अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो इसकी क्षमता क्या होती है? घटने लगती है। तो ये थे जो है कि जो उत्प्रेरक थे उनके लक्षण थे। आपने जितने भी उत्प्रेरक थे उनके लक्षण देख लिया।
तो हमें लगता है कि आप ये बड़े बेटर से आप उत्प्रेरक समझ गए होंगे और ये उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक को समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। अब इनके लक्षणों को भी आपने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं और अब हम लोग जो उत्प्रेरण है उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग करते हैं वर्गीकरण। आइए हम लोग देख लेते हैं उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो देखिए, यदि हम लोग अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण करेंगे तो उत्प्रेरण को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस कैटेलाइसिस, और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। तो इन दो प्रकारों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इनको जान लेते हैं कि आखिर समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समांगी उत्प्रेरण को। तो आपको बता दें सिंपली कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो सिंपली देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाएं जो होती हैं वो एक ही होती हैं, तो ऐसे समय में जो उत्प्रेरण होता है वही कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। और विसमांगी उत्प्रेरण भी बता देते हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं तो ऐसे समय जो उत्प्रेरण होता है वो कहलाता है विसमांगी उत्प्रेरण। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको ये बहुत ही बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं जो है समांगी उत्प्रेरण का, समांगी उत्प्रेरण। अब देखिए यहाँ समांगी उत्प्रेरण का देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि C12, H22 और O11, इसको अगर हम लोग जल के अंदर घोल दें, जल के अंदर ये क्या होगा, विलयन के रूप में घुल जाएगा। और जल के अंदर घोलने के बाद जब घोलते हैं तो जाहिर सी बात है ये बदल जाता है C6H12O6, ये भी जल में घुलनशील होता है। और फिर बनता है C6H12O6 और ये भी होता है जल में घुलनशील। ये होता है सुक्रोज, चीनी, और ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब जल में घुलनशील होते हैं। यानी वहां पर इनकी सबकी प्रावस्था इनकी प्रावस्था लिक्विड अवस्था में रहेगी। और ऐसे समय में हम इसमें उत्प्रेरक जब प्रयोग करते हैं किसी अम्ल का, जैसे हम लोग प्रयोग कर दें H2SO4 का, तो ये एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये भी आपका जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। तो जब आप उत्प्रेरण कराएंगे जहां पर ये चीनी को जल में घोलेंगे तो बिल्कुल वो द्रव अवस्था में रहेगा वहां पर, और वैसे समय जब इसको मिलाएंगे तो ये भी बिल्कुल लिक्विड अवस्था में रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका जिस पात्र में आप उत्प्रेरण करा रहे हो वहां पर केवल एक ही अवस्था दिख रही है आपको। कौन सी अवस्था दिखेगी, केवल द्रव अवस्था। ये सब भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव, मतलब सब आपको केवल द्रव अवस्था है। भौतिक अवस्था तीन प्रकार होती है, ठोस, द्रव, गैस, और उसमें आपको केवल द्रव अवस्था एक ही अवस्था या एक ही प्रावस्था दिखेगी। तो ये आपका कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण। इसी तरह और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने लेड चैम्बर विधि देखा होगा। तो लेड चैम्बर विधि में आपने देखा होगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होता है और इसको हम लोग परिवर्तित करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ये गैस में। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बदलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और यहाँ पर मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस में। और इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं जो है यहाँ पर NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका क्या है, गैस है। तो देखिए ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तीनों के तीनों क्या है, गैस, अभिकारक, और ये आपका दोनों गैस है। उत्पाद से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अभिकारक भी गैस, ये भी गैस, यानी इन सबकी प्रावस्था एक ही होगी। तो जब ऐसी एक ही प्रावस्था वाले आपका उत्प्रेरण कार्य हो रहा हो एक ही प्रावस्था में, तो इसे हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए विसमांगी उत्प्रेरण का, विसमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। अभी विसमांगी का देखना है तो सिंपल सी बात है, इनकी प्रावस्थाएं एक ही ना हो तो बड़ा ही आसान है। देखिए अभी हम लोग क्या करें कि जैसे आपने लिया था ये अमोनिया वाला N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक के प्रयोग रूप में प्रयोग होता है वो आयरन प्रयोग होता है, और यहाँ पर बनता है अमोनिया NH3। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दोनों देखिए गैस है, लेकिन ये जो आपका आयरन है ये क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। तो ये गैस है, ये ठोस है, दोनों की प्रावस्था अलग अलग है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, विसमांगी उत्प्रेरण का। इसी तरह और भी एग्जांपल देखिए। अच्छा ये देखिए बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा वनस्पति तेल, वनस्पति तेल,
वनस्पति तेलों का आपने हाइड्रोजनीकरण देखा होगा या सुना होगा कि जब वनस्पति तेल होता है और जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ऐसे समय हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है तो ये बन जाता है वनस्पति घी। तो तमाम वनस्पतियों का तेल निकाला जाता है और फिर उसमें हाइड्रोजन कराया जाता है, हाइड्रोजनीकरण उसका कराया जाता है वनस्पति तेलों का, और जब उसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो ऐसे समय में वहां बनता है वनस्पति घी। लेकिन आपको ये बता दें कि वनस्पति तेल में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके वनस्पति घी बनाते हैं तो यहाँ पर ये घी बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इसलिए हम यहाँ भी एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और यहाँ जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वो आपका निकिल है। तो निकिल उत्प्रेरक का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, तब यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। अब निकिल एक क्या है, एक ठोस है सॉलिड, H2 क्या है, एक गैस है, वनस्पति तेल क्या है, एक लिक्विड है। तो देखेंगे ये लिक्विड, एक गैस, ये सॉलिड, अलग अलग प्रावस्थाओं में तीनों के तीनों है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, बिस्मांगी का। हमें लगता है आप समझ गए होंगे तो आप इसका सैकड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके बुक में या अन्य चैप्टरों में आपके उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। और पिछले क्लास आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो वहां भी आपको सैकड़ों जगह उत्प्रेरण मिले होंगे, वहां पर सैकड़ों जगह उत्प्रेरण वाले एग्जाम्पल मिले होंगे, उत्प्रेरक भी मिले होंगे। तो वहां से आप उन सबको भी लिख सकते हैं कौन समांगी है कौन विषमांगी है। तो ये आपने इन दोनों को समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे उत्प्रेरण की क्रियाविधि को। उत्प्रेरण की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि उसको हम लोग एक साथ पढ़ें। आइए हम लोग देख लेते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोग यही देखेंगे कि उत्प्रेरण की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए हम लोग उत्प्रेरण के जो सिद्धांत है वो दो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो व्याख्या करेगा समांगी उत्प्रेरण की, और दूसरा हम लोग देखेंगे अधिशोषण सिद्धांत जो व्याख्या करेगा विषमांगी उत्प्रेरण की। तो ये दोनों उत्प्रेरण अभी अभी आप पढ़े थे, तो इनकी व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग पहला सिद्धांत देख लेते हैं। और पहला सिद्धांत है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। देखिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि इसमें होता क्या है कि जब अभिकारक होते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है कि उत्प्रेरक जाता है और किसी एक अभिकारक के साथ जुड़ के एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। और माध्यमिक यौगिक का जैसे निर्माण करता है तो वो माध्यमिक यौगिक किसी दूसरे अभिकारक के साथ जाके जुड़ता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती है और जिससे अभिक्रिया की गति बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर हम कर रहे हैं जो है आपको रिएक्शन द्वारा। जैसे हमने मान लिया कि एक रिएक्शन है ए, मतलब एक रिएक्शन में ए अभिकारक है और बी है और ये मिलके ए बी बना रहे हैं, और ऐसी कंडीशन है कि ये रिएक्शन बड़ी धीमी चल रही है या इनके जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही क्या है, मंद है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक कैटेलाइसिस ले लिया, मतलब एक उत्प्रेरक ले लिया। मान लीजिए कि हमने उत्प्रेरक X ले लिया, यहाँ पर हमने एक उत्प्रेरक X ले लिया, ठीक है, हमने एक उत्प्रेरक X का प्रयोग यहाँ पर किया। तो अब ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कि A के साथ X जो जुड़ता है तो वो बना लेगा क्या, AX, और इसके बाद फिर ये AX जो होता है वो अगले B के साथ जो है जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद आपका AB बना लेता है और X फिर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये जो बीच वाला यहाँ पे AX बना है, इस AX को कहते हैं माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक। ये बन जाता है माध्यमिक यौगिक, ठीक है। यही AX क्या है, माध्यमिक यौगिक है, ये भी आपका है, ये क्या है, माध्यमिक यौगिक। तो ये देखिए इस प्रकार इसकी व्याख्या की जाती है कि मतलब ए बी अगर मिल रहे हैं और इनके बीच की गति बहुत क्या है, मंद है, तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई बाहर से ऐसा पदार्थ मिलाते हैं कि जो पदार्थ क्या करे, ए के साथ बहुत तेजी से जुड़े और फिर जुड़ के एक माध्यमिक यौगिक बनाए, और इस प्रकार का माध्यमिक यौगिक बनाए कि वो जो है कि दूसरे अभिकारक यानी बी के साथ जुड़ के भी वो तेजी से अभिक्रिया करे। तो इस प्रकार क्या होगा कि यक्स के आते ही ये भी अभिक्रिया तेज हो जाएगी और ये भी अभिक्रिया तेज हो जाएगी, और इस प्रकार जो ए बी के बनने की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डायरेक्टली इनके जुड़ने की दर क्या थी, कम थी, और इसको डालने से ये दो अभिक्रियाओं में बढ़ गया, तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद क्या होंगे, बनने लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल में इसको ऐसे समझाया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि इधर समझा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेड चैम्बर विधि में सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे SO3, सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे तो ऐसे सब हम लोग उपयोग करते थे यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। देखिए ये भी गैस है,
ये भी गैस है और ये भी गैस है, यानी एक समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो NO ये उत्प्रेरक है, NO गैस उत्प्रेरक है, ये पहले एक जो है कि यहाँ अभिकारक के साथ मिलके एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है, NO2 बना लेता है, जिसमें देखिए ये आपका बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये बनने के बाद ये जो NO2 होता है ये माध्यमिक यौगिक होता है, ये होता है माध्यमिक यौगिक। और ये माध्यमिक यौगिक क्या करता है कि अगले वाले जो अभिकारक है उससे साथ जुड़ता है, यानी कि ये SO2 गैस के साथ ये माध्यमिक यौगिक जो हो गया ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये तेजी से बदल जाता है उत्पाद यानी कि SO3 में, और उत्प्रेरक फिर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो देखिए ये डायरेक्ट SO2 और O2 के जुड़ने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे जुड़ता है, लेकिन NO से ऑक्सीजन जुड़ने की दर और सल्फर डाइऑक्साइड से NO2 जुड़ने की दर जो होती है बहुत तेज होती है। ये डायरेक्ट इनके जुड़ने की दर धीमी होती है, लेकिन इनके और इनके जुड़ने की दर क्या होती है, तेज होती है। तो इस प्रकार जैसे ही हम लोग यहाँ NO का प्रयोग करते हैं वैसे ही ये रिएक्शन भी तेजी से होती है और ये भी रिएक्शन तेजी से होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि इन दोनों के रिएक्शन से SO3 की जो बनने की दर है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और खास बात आपने देखा कि यहाँ पर NO फिर से बाहर हो गया, यानी कि NO रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, केवल उसकी अभिक्रिया गति क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये जिस रूप में प्रयोग हुआ था उसी रूप में कहाँ निकल गया, बाहर। और ये बीच में बना है माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक कौन है, NO2। तो इस प्रकार माध्यमिक यौगिक के बनने से अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अगला सिद्धांत देख लेते हैं, अधिशोषण सिद्धांत। देखिए अधिशोषण सिद्धांत जो है विषमांगी उत्प्रेरक के लिए है। विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है, जहां अलग अलग प्रावस्थाओं में आपके अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखिए ये समांगी उत्प्रेरक के लिए था, देखिए ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तीनों गैस है, तब ये कंडीशन लागू होगी। लेकिन ऐसा कंडीशन हो विषमांगी उत्प्रेरक में, तो विषमांगी उत्प्रेरक में ये कंडीशन लागू नहीं होती है, तो वहां पर कंडीशन जो लागू होती है वो होती है अधिशोषण सिद्धांत। और बड़ा ही सिंपल है। देखिए अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण में बताया गया है कि अधिशोषण में जनरली होता क्या है कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनमें ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अधिशोषण में ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो उत्प्रेरक होता है ठोस उत्प्रेरक, वो क्या करता है कि जो उसके आसपास अभिकारक अणु है उनको अपने पृष्ठ पर क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, और अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने के बाद उनके साथ एक संक्रिय संकुल बना लेता है, और संक्रिय संकुल बना के उनको बदल देता है उत्पाद में, और उत्पाद में बदल के अपने अलग हो जाता है और उत्पाद हो जाते हैं अलग, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जैसे देखिए हम अभी आपको यहाँ बहुत बेटर समझा दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ कि अधिशोषण सिद्धांत जो होता है वो ठोस उत्प्रेरकों के लिए प्रयोग होता है। तो ठोस उत्प्रेरक में हम लोग एक धातु का एग्जांपल लेते हैं, धातु उत्प्रेरक का। तो एक धातु बना लेते हैं, और देखिए धातु की संरचना में धातु के कण जो होते हैं वो आपस में जो है अपनी संयोजकताओं द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम किसी धातु को ले लें तो धातु के अंदर क्या होंगे, उसके परमाणु होंगे, और उसके परमाणु आपस में संयोजकताओं द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार सब संयोजकताओं द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये अपनी अपनी संयोजकताओं द्वारा धातु के अंदर, जैसे कोई भी धातु ले लिया, आयरन ले लिया, निकिल ले लिया, कुछ भी ले लिए, तो उसमें एक उसका परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आपस में क्या होगा, जुड़ा रहेगा अपनी संयोजकता द्वारा। लेकिन होता क्या है, ये सब अपनी संयोजकताओं द्वारा तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो सबसे किनारे होता है यानी जो सबसे ऊपर रहेगा वो नीचे वाले के साथ तो संयोजकता जुड़ेगा, अगल बगल के साथ जुड़ेगा, लेकिन उसकी इधर ऊपर वाली संयोजकता फ्री रह जाती है, ये फ्री रह जाती है। जिधर कोई नहीं जुड़ा है वो वाली संयोजकता क्या रह जाती है, फ्री रह जाती है। ये देखिए ये क्या हो गई, फ्री रह गई। ठीक है, यहाँ देखिए कोने वाले में ये संयोजकता क्या हो गई, फ्री रह गई। तो ऐसे समय जब ये फ्री रह गई तो यहाँ इसी संयोजकता को हम लोग कहते हैं, इन संयोजकताओं को हम लोग कहते हैं मुक्त संयोजकता, मुक्त संयोजकता। और आपको बता दें कि ये मुक्त संयोजकताओं के कारण ये क्या करती हैं कि ये जो अणु है उन अणुओं को, जो अभिकारक के अणु उनको ये खींचने लगती है, और खींच के इन्हीं संयोजकताओं के ऊपर अधिशोषित कर लेती है, यानी अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेती है। तो सिंपल सी बात है कि जब उत्प्रेरक होते हैं ये आपके धात्विक उत्प्रेरक यानी ठोस उत्प्रेरक,
ये क्यों खींचते हैं? ये जो है कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं ये अभिकारक अणुओं क्यों खींचते हैं? क्योंकि इनके पृष्ठ पर क्या होती है? मुक्त संयोजकता होती है, और इन्हीं मुक्त संयोजकताओं की वजह से वो उनको खींच के अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। और अधिशोषित जब इनको कर लेते हैं तो होता क्या है कि ये देखिए, हमने मान लिया कि यहाँ पर ए और बी ये दो अभिकारक थे, और ये आपका जो है कि मुक्त संयोजकताएं थी, और इस पर जाके इनके ऊपर छोटा छोटा बना दे रहे हैं। ये क्या होता है कि अभिकारक अणु इसमें क्या होते हैं? जाके अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर अभिकारक अणु क्या हो गया? अधिशोषित हो गए। ए दो बी दोनों अभिकारक अणु हैं, दोनों जाके क्या हो गए? अधिशोषित हो गए। और जब ये अधिशोषित होते हैं तो ऐसे समय क्या होता है कि अधिशोषण के फलस्वरूप इस ए और बी के जो अणु है, ये अणु किससे बने होंगे? परमाणुओं से। तो इनके परमाणुओं के बीच का जो बंध होता है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के फलस्वरूप वो टूटने लगता है। और जब वो टूटने लगता है तो यहाँ पर देखिए, ये जब वो टूटेगा तो ये क्या करते हैं कि इस जो आपका यहाँ पर ये ठोस उत्प्रेरक है, इसके साथ जो है एक जब टूटेगा तो उस समय जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो टूटने के फलस्वरूप ये नए बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और आपस में जब ये नए बॉन्ड बनाते हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बनता है, एक संकुल बन जाता है, एक मध्यवर्ती बन जाता है। ठीक है, ये आपका एक मध्यवर्ती या एक संकुल बन जाता है, और यहाँ पर जैसे ये संकुल बनता है वैसे ये ए बी आपका उत्पाद के रूप में क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक जो होता है, ये उत्प्रेरक अलग हो जाता है, और उत्पाद ए बी के रूप में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा आपका जो है उत्प्रेरक काम करता है। देखिए फिर से देख लीजिए, ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, जिसके कारण ये अभिकारक अणुओं को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करती हैं, अधिशोषित करके इनके बीच ये इनके साथ बंध बनाती है, और बंध बना के इनके बीच के जो बंध होते हैं, ये अणु है तो अणुओं के बीच में जो परमाणु है उनके बीच का बंध कमजोर करती हैं, और कमजोर करने जैसे ही कमजोर करती हैं तो ऐसे में इनमें इनके बीच में बंध बनने लगता है, और इस प्रकार एक संकुल बनता है। और ये संकुल जब बनता है तो इसी समय यहाँ उत्पाद का निर्माण होता है, और उत्पाद जो होता है वो इनके पृष्ठ को छोड़ के अलग हो जाता है, और उत्प्रेरक जो होता है वो फिर से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और इस प्रकार ये उत्प्रेरक जाएगा और फिर दूसरे या उत्प्रेरक रहेगा, दूसरे अणु आके इसके ऊपर अधिशोषित होंगे, फिर उनमें भी यही प्रक्रिया होंगी, और बार बार यही चीज चलता रहता है, और अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। इसको हम और अच्छे से समझा दे रहे हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझा रहे हैं, मान जैसे कि ये देखिए हमने यहाँ बना दिया जो है प्लेटिनम को। प्लेटिनम में देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? प्लेटिनम के परमाणु हैं जो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ये सब प्लेटिनम के परमाणु हैं। अब क्या हुआ कि ये प्लेटिनम के परमाणु हैं, और आप जानते हैं प्लेटिनम किसका उत्प्रेरक करता है? H2 और प्लस O2 इनको मिलाते हैं तो H2O बनता है, और यही पर प्लेटिनम जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। अब देखिए यहाँ प्लेटिनम, अब ये किस प्रकार कार्य करेगा? अब इसमें देखिए H2 में क्या है? हाइड्रोजन है, और इसके सिंगल बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन। और O2 में देखिए O डबल बॉन्ड क्या होता है? O। इस प्रकार H2 इस पर O2 होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्लेटिनम को डालते हैं, प्लेटिनम इन दोनों को अधिशोषित करने लगता है। ठीक है, ये किसको अधिशोषित करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन को अधिशोषित करेगा इस प्रकार, और इसके बाद ये अधिशोषित करेगा किसको? ऑक्सीजन। यहाँ पर ये अधिशोषित करने लगेगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनको भी क्या करेगा? अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारा अधिशोषण हो जाएगा। इधर प्लेटिनम लेते हैं, इधर प्लेटिनम लेते हैं, इधर प्लेटिनम लेते हैं, इसी प्रकार अधिशोषण होने लगेगा। ठीक है, ढेर सारे अणुओं का अधिशोषण होने लगेगा। अब देखिए जब ये अधिशोषण यहाँ पर होता है तो ऐसे समय इनके बीच का जो आबंध होता है ये कमजोर होने लगता है। ये देखिए इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, जिस प्रकार ये बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। ये खिस्सा जिस प्रकार बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। और जब बॉन्ड कमजोर होता है तो बॉन्ड क्या होता है? टूटने लगता है। प्लस आप जानते हैं कि जब अधिशोषण होता है तो अधिशोषण होने के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। पढ़ा था आपने इसी चैप्टर में कि अधिशोषण होने के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। तो ये बॉन्ड भी कमजोर होता है और यहाँ से ऊष्मा भी निकलने लगती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो बॉन्ड पूरी तरीके से टूटने लगता है। और जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो वैसे समय में ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर नए बॉन्ड बनते हैं। किसके बीच? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन
दोनों जाके इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे। उसी प्रकार अगर इधर भी कंडीशन है, बना देते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर शोषण हुआ, इसका भी बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका इसके साथ ये दोनों जाके क्या होंगे, बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे यहाँ बॉन्ड क्या होगा, बनने लगेगा। ये जब ये वाली स्थिति होगी, ये वाली स्थिति होगी, और इसी स्थिति को कहते हैं मध्यवर्ती, कि ये एक मध्यवर्ती है, या इसको कहते हैं कि यहाँ पर एक संकुल का निर्माण हुआ है, मध्यवर्ती या एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। ये मध्यवर्ती होगा और यही मध्यवर्ती तुरंत ही ये मध्यवर्ती जो होता है परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर मध्यवर्ती में से जो है कि उत्प्रेरक अलग हो जाता है और यहाँ पर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यानी मध्यवर्ती के अंदर ही क्या होता है, कुछ क्षणिक समय के बाद ही उत्पाद का निर्माण हो जाता है। और जैसे यहाँ उत्पाद का निर्माण होता है वैसे ही उत्पाद क्या होता है, इसके पृष्ठ को छोड़ के अलग हो जाता है। जैसे ही उत्पाद बनेगा पृष्ठ को छोड़ के अलग हो जाएगा और इस प्रकार उत्प्रेरक फिर से फ्री हो जाता है। यानी जैसे ये H2O में परिवर्तित होंगे, H2O इनके पृष्ठ को छोड़ के चला जाएगा और यहाँ पर फिर ये पृष्ठ खाली हो जाएगा, नए यहाँ पर फिर से अणु आएंगे और यही प्रक्रिया यहाँ बार बार चलती रहेगी और अभिक्रिया का वेग कई गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया उत्प्रेरण के सिद्धांत और देख लिया कि उत्प्रेरक किस प्रकार कार्य करता है। तो हमें लगता है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसमें एक दो और पॉइंट बचे हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग जो है कि बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जियोलाइट को। देखिए आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ऐसे सभी उत्प्रेरक जो अपनी आकृति और आकार के कारण उत्प्रेरण का कार्य करते हैं वे सब के सब कहलाते हैं आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। और इसके सबसे जो एग्जाम्पल जो है वो है जियोलाइट। देखिए जियोलाइट होता क्या है, जियोलाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से एल्यूमिना और सिलिका से मिलकर बना होता है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे पहला जियोलाइट है इरियोनाइट जिसका ये आपका सूत्र है, और दूसरा है फेजोसाइट जिसका ये सूत्र है। ये देखिए ये प्राकृतिक जियोलाइट है, यानी प्रकृति में ये आपको ये पदार्थ मिलेगा आपका फेजोसाइट इस रूप में। तो ये प्राकृतिक जियोलाइट है। ठीक है, तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई सूत्र नहीं पूछा जाएगा, बताने के लिए हमने लिख दिया कि इसी प्रकार के सूत्र इनके होते हैं। तो होता क्या है कि इन जियोलाइटों के अंदर क्या होता है कि जब ये जियोलाइट पदार्थ आप देखेंगे तो इनके बीच में बहुत महीन रंध्र होते हैं, ढेर सारे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे इनके बीच में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। और ये जो रंध्र होते हैं, ये जब हम इन जियोलाइटों का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं रंध्रों के बीच में अभिकारक अणु जाते हैं और वहीं पर वो फंस जाते हैं और वहीं पर उनमें रिएक्शन हो जाता है रंध्रों में फंसने के कारण, और इसके फलस्वरूप उत्पाद बन जाता है। यानी यहाँ पर उत्प्रेरण की जो क्रिया है वो अभिकारक अणुओं के उस रंध्रों में जाने के कारण, विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं जो अभिकारक अणुओं से मैच करते हैं, तो उन्हीं अभिकारक अणुओं के रंध्रों में जाने के फलस्वरूप वहां पर वो उत्पाद में बदल जाते हैं और इस कारण अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उत्प्रेरण हुआ है उसका कारण क्या है, वहां पर बने हुए विशेष प्रकार के रंध्र। तो इस रंध्रों का कारण हुआ है, यानी वहां पर जो उत्प्रेरण का कार्य हुआ है वो जियोलाइटों के आकार और उनकी आकृति के कारण हुआ है। तो इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो ये थे आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण और आपने जान लिया कि जियोलाइट क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं होगा, फिर भी हम आपको उसको बता देते हैं बहुत तेजी से। देखिए अगर हम लोग क्रियाविधि के आधार पर अगर उत्प्रेरण का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग उत्प्रेरण को कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्रियाविधि के आधार पर जो उत्प्रेरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है वो कहलाता है धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्व उत्प्रेरण और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरण। देखिए यहाँ पर हमने चारों लिख दिया है, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरण आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन इसका नाम जो होगा वो होगा संदमन। संदमन नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि एनसीईआरटी यही मानता है, यानी उस बुक के हिसाब से ये माना जाता है कि उत्प्रेरण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। उत्प्रेरण कभी ऋणात्मक, यानी उत्प्रेरण एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि कहीं पर हम लोग पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, यानी कि हमेशा वो पॉजिटिवनेस को बताता है कि हम लोग जो है कि वेग को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण का कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन उसको एक अलग नाम संदमन नाम से जाना जाता है।
तो ये आपने देख लीजिए, चारों को देख लीजिए क्या होता है। तो सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 मिनट के अंदर आप जान जाएंगे। देखिए, जब कहीं पर उत्प्रेरण की प्रक्रिया हो और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए तो ऐसे समय में जो उत्प्रेरण होगा उसे हम लोग कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे सब धनात्मक उत्प्रेरण के थे, हर जगह अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा था। तो कोई भी एग्जाम्पल आप वहां पर ले सकते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण देखिए, जब किसी, या संदमन देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरण हम लोग भी नहीं बोलेंगे, हम लोग संदमन ही बोलेंगे। तो जब किसी उत्प्रेरक के प्रयोग से, किसी पदार्थ के प्रयोग से अभिक्रिया का वेग घट जाता है, अभिक्रिया का वेग घट जाता है, तो इस प्रकार जो वहां पर प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं संदमन। जैसे सिंपल एग्जांपल है, इसका भी बड़ा अपना उपयोग है। जैसे हम लोग लेते हैं क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र ये होता है, अभी क्लोरोफार्म जब ऑक्सीजन के संयोग में आता है, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन कहीं इसको मिल जाती है, ठीक है, तो ये बना लेता है CO, Cl2 और प्लस यहाँ बन जाता है HCl, ठीक है। बैलेंस इसको करेंगे तो देखेंगे एक C है, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 हो जाएगा और हमें लगता है ये भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए ये आपका जो है एक रिएक्शन हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ये क्लोरोफार्म है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, ये है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे हम लोग शुद्ध सामान्य भाषा में कहते हैं फास्जीन। ये बनाता है फास्जीन और ये एक प्रकार की गैस होती है, तो ये बनाता है फास्जीन गैस। और आपको पता है फास्जीन गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, ये अत्यंत क्या होती है, जहरीली होती है। तो अब क्लोरोफार्म का यूज आप जानते हैं बहुत अधिक किया जाता है तमाम चीजों में, और वैसे समय में ऑक्सीजन के सहयोग में आने पे ये फास्जीन जहरीली गैस में बदलती है। तो ये जहरीली गैस में न बदले इसके लिए यहाँ पे मिला दिया जाता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। और एथिल अल्कोहल मिलाते ही ये जो फास्जीन बनने की दर है ये बहुत ही कम हो जाती है, अत्यंत क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, एकदम धीमी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये मिला देते हैं जो इस अभिक्रिया के वेग को धीमा कर देता है। तो ये आपका जो रिएक्शन यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग कहेंगे संदमन या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और इस जो ये अभिक्रिया के वेग को घटा रहा है इसको कहते हैं संदमक, इसको क्या कहते हैं, संदमक। तो ये भी आपने देख लिया कि ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन क्या होता है। स्व उत्प्रेरण देख लीजिए, स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के अंदर ही कोई ऐसा उत्पाद बन जाए जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने लगे, तो ऐसे को हम लोग रिएक्शन कहेंगे स्व उत्प्रेरण। जैसे बड़ा ही सिंपल है कि हम लोग ले लेते हैं एथिल एसीटेट, जैसे एथिल एसीटेट ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पर ये से लेते हैं CH3COO2H5 ले लेते हैं, ठीक है। ये एथिल एसीटेट ले लेते हैं और इसका कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन यानी H2O के साथ हम लोग अपघटन, जल में घोल के इसका अपघटन करा देते हैं। जल में अपघटन कराते हैं, देखिए ये टूट जाता है, CH3COOH बनता है, इसका एक से साथ H वाला भाग जुड़ता है और दूसरे के साथ OH जुड़ता है, यानी दूसरा बन जाता है C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल बनता है और एसिटिक अम्ल बनता है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। ये दोनों बनता है जब हम इसका कराते हैं जल अपघटन, कराते हैं जल अपघटन, ठीक है। जल में घोलते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली बस आप मानिए कि जल में घोल दिए। जल में घोलने के बाद ये इनमें टूटने लगता है। तो होता क्या है कि शुरू में जब ये टूटने की अभिक्रिया का वेग होता है बहुत धीमा होता है, लेकिन समय के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तीव्र होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब अभिक्रिया का वेग समय के साथ क्यों बढ़ता है, तो उसका सिंपल सा कारण है कि यहाँ अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल बनता है और अम्ल इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है, यानी यहाँ पर बनने वाला एसिटिक अम्ल ही इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने लगता है। और जब इस अभिक्रिया को एसिटिक अम्ल क्या करेगा, उत्प्रेरित करने लगेगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और समय के साथ जितना ये बनेगा अभिक्रिया का वेग इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्प्रेरण हुआ है वो एक उत्पाद के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरण। अगला देख लीजिए प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। तो प्रेरित उत्प्रेरण ये होता है कि जब कोई एक रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन को उत्प्रेरित करती है तो वैसे समय में हम उसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे हम लोग ले लें सोडियम सल्फाइड को Na2SO3 और सोडियम सल्फाइड का हम लोग ऑक्सीकरण करा दें, इसका O2 के साथ ऑक्सीकरण करा दें, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4।
ये ऑक्सीकरण होता है, सामान्य परिस्थिति में कराएंगे तो अपने आप होने लगेगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 1/2 लगा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये होता है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर क्या ले लें कि सोडियम आर्सेनाइट ले लें, Na3AS और O3 ले लें, और अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराएं तो ऐसे समय में यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, यानी यहाँ पर होता है नो रिएक्शन। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का जो है कि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यानी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर क्या कर दें कि हम लोग ये सोडियम ले लें और सोडियम सल्फाइड ले लें, और इसके साथ साथ हम लोग सोडियम आर्सेनाइड ले लें, Na3ASO3, ठीक है। सोडियम यहाँ पर हम लोग सल्फाइड पे ले लें और सोडियम क्या ले लें, आर्सेनाइड भी ले लें, और इसके बाद इन दोनों का साथ साथ ऑक्सीकरण कराएं, यानी इन दोनों को मिलाकर हम इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करें, तो ऐसे समय में इन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बन जाता है Na2SO4, इसका भी ऑक्सीकरण और इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है और बन जाता है Na3 और AS और ये O4। अब देखिए सिंपल सी बात, यहां इसका तो रिएक्शन हो रहा था लेकिन इसका नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग इसके कंडीशन में इसको मतलब इसके साथ हम लोग इसको मिला के ऑक्सीकरण कराएं तो इसका भी ऑक्सीकरण हो गया, इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। देखिए यहाँ भी O4 बन गया और यहाँ भी O4 बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वाला जो रिएक्शन है इस वाले यानी ये वाला अभिक्रिया इस वाले अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। यहाँ पूरा का पूरा अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रही है, पूरा का पूरा अभिक्रिया ही दूसरे अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। तो इस प्रकार आपने ये चारों का चारों जो उत्प्रेरण है वो आपने जान लिया कि प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, स्व उत्प्रेरण क्या होता है, संदमन क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। तो इस तरह जो है कि आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी आगे और पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।